नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इतिहास रचा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली एआई आधारित मल्टी डिसिप्लिनरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यूपी परिसर का उद्घाटन किया है। नवाबगंज में 63 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी की लागत करीब 2500 करोड़ रुपए है। ये यूनिवर्सिटी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी और वैश्विक स्तर पर युवाओं को तैयार करेगी। सीएम योगी ने इस अवसर पर उन्नाव की ऐतिहासिक धरती को नमन किया और कहा कि ये यूनिवर्सिटी युवाओं की नई फौज खड़ी करेगी। उन्नाव के नवाबगंज में लखनऊ कानपुर हाईवे पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यूपी परिसर का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक समारोह में शिरकत की और परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। ये देश का पहला एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय है जो 63 एकड़ में 2500 रुपए करोड़ की लागत से बनाया गया है। यूनिवर्सिटी में 43 स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स शुरू होंगे जो इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित शिक्षा दी जाएगी। यूनिवर्सिटी 2025-26 शैक्षणिक सत्र में शुरू होगी और वैश्विक औद्योगिक जरूरतों के अनुसार छात्रों को तैयार करेगी। उन्नाव की जब हम बात करते हैं तो उन्नाव की अपनी पहचान साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, कलम के लिए, कौशल के लिए और अपने करिश्माई अंदाज के लिए जाना जाता है। यह वह धरती है जिसने अनेक ऐसे पवित्र स्थल दिए हैं जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद भी जनपद को प्राप्त होता है। तो यहां पर स्थित चंद्रिका देवी का मंदिर इस जनपद की आध्यात्मिक विरासत को एक नई पहचान देता है। यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के समारोह में हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के उन सपनों को साकार करने का एक नया वह कैंपस है जो एक साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के उस नए केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने के एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। और वह आज हम सबके सामने इस कैंपस के माध्यम से, इस नई यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। उद्घाटन समारोह में सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह सिंधु, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जय इंदर सिंह संधू और कैपजेमिनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष मुकेश जैन भी मौजूद रहे। समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। अनेक ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये वही जनपद है जहां राजा राव बख्श सिंह जी ने अपने क्रांतिकारी तेवर से ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था। ये वही जनपद है जिस जनपद में जन्म लेकर के और लखनऊ में शहीद की एक लंबी परंपरा हमें प्रेरित करती है। और साहित्यकारों की तो कहना ही क्या है। साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा भी
इस जनपद से आगे बढ़ी है। जब मैं बात करता हूं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, बाबू भक्ति चरण वर्मा, हसरत मोहानी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे दीक्षित जी, यानी साहित्य की जिनकी कलम ने कहीं कलम से आजादी की लड़ाई में तलवार से और विरासत को समेटे हुए यहां के पवित्र चंद्रिका देवी मंदिर, यहां पे उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक शिक्षा के नक्शे पर एक और नया मुकाम दिलाया है। 2500 करोड़ की लागत से बनी ये एआई आधारित यूनिवर्सिटी युवाओं को तकनीक और रोजगार से जोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और 26 जुलाई 2025 को भारत 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। वो ऐतिहासिक दिन जब 1999 में भारतीय सेना ने बर्फीली चोटियों पर दुश्मन की गोलीबारी के बीच अदम्य साहस और संकल्प के साथ कारगिल की ऊंचाइयों को वापस हासिल किया था। ये गौरव गाथा न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि हाल के ऑपरेशन सिंदूर ने इसकी गूंज को और बुलंद किया है। देश भर में शहीदों को नमन करने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं और लखनऊ में आयोजित एक ऐसे ही कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों का सम्मान किया। भारतीय सेना के कारगिल विजय को 26 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1999 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम को देखा था। कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 3 सेना प्रमुख दिल्ली नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी देश के सम्मान की रक्षा में असाधारण साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। कारगिल युद्ध के दौरान उनका सर्वोच्च बलिदान हमारे सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प की चिरस्थायी याद दिलाता है। भारत उनकी सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। वही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सपूतों को याद करते हुए लिखा, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है, जिन्होंने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लुटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। 26 जुलाई 2025 को भारत 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल की टाइगर हिल, तोलोलिंग और द्रास जैसी दुर्गम चोटियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। इस युद्ध में 527 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश ने विश्व को अपनी सैन्य ताकत का परिचय दिया। 26वां कारगिल विजय दिवस देश भर में गर्व और श्रद्धा के साथ मनाया गया।
लखनऊ के शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के शहीदों के परिजन भी मौजूद रहे। सीएम ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर सम्मानित किया और कहा कि देश उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। विजय का वर्ण वही करेगा जो चुनौतियों को से जूझेगा, चुनौतियों का सामना करेगा। प्लानवादी नहीं, समाज में विद्वेष पैदा करके बांटने वाले तत्व नहीं, चुनौतियों से जूझते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग ही जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने, जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सदैव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान की कायरता और विश्वासघात का परिणाम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चेतावनी दी थी, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो भारतीय सेना ने 60 दिनों में दुश्मन को धूल चटाई। क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे
बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। 26वां कारगिल विजय दिवस भारत की सैन्य शक्ति और शहीदों की वीरता का प्रतीक है। लखनऊ में सीएम योगी के नेतृत्व में शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम ने देशभक्ति की भावना को और प्रज्वलित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मशहूर यूट्यूबर मोहम्मद आमिर, जो अपने चैनल टीआरटी के लिए जाने जाते हैं, पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में वैमनस्य फैलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया है। आमिर पर साधु संतों और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। उनके कुछ साथी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस ने मामले की गहन जांच भी शुरू कर दी है। आइए इस मामले की पूरी कहानी जानते हैं। मुरादाबाद का रहने वाला यूट्यूबर आमिर के नाम से मशहूर यूट्यूबर मोहम्मद आमिर टीआरटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आमिर का यूट्यूब चैनल टॉप रियल टीम 58 लाख से अधिक सब्सक्राइबर के साथ कॉमेडी और मनोरंजक कंटेंट के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में उसका एक वीडियो जिसने तूल पकड़ लिया, जिसमें आमिर साधु के भेष में भद्दी गालियां देते और सनातन धर्म के साधु संतों और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते दिखा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। देखिए, थाना पागवाड़ा को एक शिकायत मिली थी जिसमें ये बताया गया था कि एक मोहम्मद आमिर नाम का यूट्यूबर है जो कस्बा पागवाड़ा का रहने वाला है। ये अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उस पर ये लगातार मैलिशियस और प्रोपेगेंडा करने वाले और एब्यूजिव कंटेंट डाल रहा था, वीडियोस डाल रहा था। उसकी जांच की गई और जांच के बाद ये सही पाया गया। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इसको हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं। बेसिकली ये जो यूट्यूबर है, इसके साथ 3 और लोग भी हैं और बहुत सारे वीडियोज इस तरह का बनाया हुआ है, सारे इसके चैनल पे हैं और उसको हम लोग, हमारी सोशल मीडिया टीम ने उसका पूरा एनालिसिस किया है और उसके बाद जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, जितने लोग इसके वीडियोज को फैला रहे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत एक्टिव है और कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह का मैलिशियस और किसी तरह का एब्यूजिव कंटेंट वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में अगर कहीं भी डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिस तरह से इस मोहम्मद आमिर के खिलाफ की गई। मुताबिक आमिर ने 2017 में टीआरटी चैनल शुरू किया था, जिसमें उसकी टीम में दान, जावेद, टीटू, फैजान और नादिर शामिल हैं। शुरुआत में कॉमेडी रील्स से लोकप्रियता हासिल करने वाले इस चैनल ने धीरे धीरे अश्लील और अमर्यादित भाषा का सहारा लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि आमिर ने साधु संतों के चरित्र को गलत तरीके से पेश कर समाज में भ्रम और नफरत फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने साइबर सेल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम की मदद से आमिर के वीडियो की जांच की और उसे हिरासत में लिया। मुरादाबाद में यूट्यूबर आमिर टीआरटी की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर कंटेंट की सीमाओं और धार्मिक संवेदनशीलता पर नई बहस छेड़ दी है। 58 लाख सब्सक्राइबर्स वाले चैनल की ये कार्रवाई क्या एक सबक बनेगी या सिर्फ सियासी शोर तक सीमित रहेगी? क्या आमिर के फरार साथी पकड़े जाएंगे और सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पर क्या पूरी तरीके से रोक लग पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण का ऐसा जाल फैला हुआ है जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से खुलासे और तेज हो गए। वहीं जिररे तैयबा किताब के जरिए लगातार धर्मांतरण गिरोह मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।
मेरठ में छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई, तो वहीं छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के भतीजे के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। वहीं सृष्टि से मरियम बनी पीड़िता ने क्या कहानी बयां की, इस रिपोर्ट में देखिए। शहर दर शहर फैला धर्मांतरण का जाल। जाल में फंसे ना जाने कितने मासूम, बेबस और लाचार। लेकिन योगी राज मानवता को शर्मसार करते धर्मांतरण गिरोह पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खासकर जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके तार कहां तक फैले थे, उसका भी रोज खुलासा हो रहा है। और भी छांगुर के सहयोगियों पर निर्दयता से चल रहा है, यानी पाप की भी जमी दोज हो रही है, तो वहीं अपराधी भी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। छांगुर के काले चेहरे से एक और राज तब खुला जब एक और पीड़िता सामने आई और बताया कि कैसे फैजान बने अक्षय ने पहले और फिर धर्मांतरण करा के उत्पीड़न का सिलसिला शुरू किया। लड़की ने बताया कि कैसे फैजान के खिलाफ उसने 2024 में मामला भी दर्ज करवाया था। पीड़िता ने यह भी बताया कि फैजान ने ही उसे एक बार अपने घर गोंडा ले गया था और छांगुर से मुलाकात करवाई थी। 2015 में लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा लेके वो गाजियाबाद लेके आया। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। उसने मेरा कितनी बार मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया, मेरा एबॉर्शन तक कराया और हमें इसी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करके हमें ब्लैकमेल करता, मेरी मेडिकल रिपोर्ट यूज करके हमें ब्लैकमेल करता और अपने चंगुल में फंसा के रखा। इतना ही नहीं, पीड़िता ने सबसे खुलासा ये कहते हुए किया कि फैजान शिजर ताइबा किताब पढ़ाकर धर्म परिवर्तन करवाता था और उसका धर्मांतरण लद्दाख ले जाकर एक सुनसान मदरसे या मस्जिद में इस्लामी साहित्य पढ़वा कर किया गया। उसे पाकिस्तान भेजने की तैयारी थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पीड़िता बच निकली और गाजियाबाद थाने जाकर अपना बयान दर्ज करवाया। लखनऊ और अन्य गोंडा बहराइच से, गाजियाबाद से और भी लड़कियां हैं जो अब मेरे संपर्क में हैं। कैसे उनको भी सही तरीके से मोलेस्ट किया गया है, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का जोर बनाया जाता है और जबरदस्ती करी जाती है। पीड़िता ने खुलासा किया कि छांगुर से मुलाकात बाद कई और जाल में फंसी लड़कियों से उसकी मुलाकात हुई थी। पीड़िता ने सभी लड़कियों से सामने आने की अपील भी की। एक तरफ तो नए नए खुलासे हो रहे थे, दूसरी तरफ पीला पंजा भी छांगुर के सहयोगियों के घर पर चल रहा था। जी हाँ, छांगुर के एक और गुर्गे और उसके भतीजे के घर रहरा माफी में बुलडोजर की गरज सुनाई पड़ी। प्रशासन ने पहले तो कागजी कार्रवाई पूरी की, फिर बुलडोजर से घर जमींदोज कर दिया। छांगुर का भतीजा सबरोज भी कई लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुका था और छांगुर के लिए मैनेजमेंट का काम करता था। वहीं देहरादून की सृष्टि उर्फ मरियम ने आगरा के धर्मांतरण गैंग की पूरी पोल खोल कर रख दी और बताया कि कैसे वो धर्मांतरण गैंग की चपेट में आ गई थी, जहां उसका नाम बदलकर मरियम रखा गया। अब वो इस गैंग के चंगुल से बाहर आ चुकी है। सृष्टि उर्फ मरियम ने हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की खौफनाक सच्चाई का भी खुलासा किया, जो इस पूरे मामले में बड़ा सबूत है। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम में होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ऐसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसा।
तो फिर वो बहुत सारे के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, रहमान उर्फ रूपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुल रहमान है, उसका कांटेक्ट दिया। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट नहीं पर थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ये आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी, इन्वेस्ट करेंगे तो ये आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज आपको हेल्प नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, आयशा, अब्दुल रहमान और नीतू जैसे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में भी छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से रोज नए खुलासे हो रहे हैं, वो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर लगे आरोपों को और पुख्ता करते हैं। अब छांगुर गिरोह का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।